की शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ। पीएम पैकेज कर्मचारियों को जम्मू में प्रेस क्लब पर धरना देने की इजाजत नहीं मिली है। पीएम पैकेज मुलाजमीन ज़र-ए-इल्तिवा तनख्वाह जारी करने और नौकरियों को मुंतकिल करने के लिए प्रेस क्लब में एहतजाजी मुजाहिरा करने का मंसूबा बना रहे हैं। यहाँ पे जो जम्मू की पुलिस ये हमेशा हमारे साथ कॉर्डियल रही, हमेशा सपोर्ट करती रही। आज उन्होंने आके हमें बताया कि यहाँ पे सेक्शन 144 लगी है, तो कृपया करके आप वहाँ पे धरना मत कीजिए। मैंने कहा हमने मीडिया को प्रेजेंट करना है, अपनी फ्लाइट रखनी है, तो इसलिए हम उस साइड से निकल के साइड में अपनी फ्लाइट रख रहे हो। और शुक्रिया आप मीडिया कर्मियों का करते हैं कि आप लोग हमें यहाँ पे भी कवर करते हैं। देखिए, हमें एडमिनिस्ट्रेशन से बताया गया कि प्रेस क्लब में 144 लगाई गई है बाय डीसी जम्मू, तो आप लोग थोड़ा साइड में धरना कीजिए, ये धरना साइट नहीं है। तो हमने उनकी आज्ञा का भी पालन किया। हम मानते हैं कि हम हमेशा पीसफुली डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। वी हैव नॉट डिस्टर्ब एनी ट्रैफिक, वी हैव नॉट डिस्टर्ब या मेक एनी पब्लिक इनकन्वीनियंस। उसके बावजूद हम साइड में खड़े होके अपना फ्लाइट आपके सामने रख रहे हैं कि हमारी सैलरी शिवरात्रि पे बंद है। मेहरबानी करके हमें फोर्स मत कीजिए ज्वाइन करने के लिए जहां पे हमारी जानों को खतरा है। आप एक ऐसे प्लान लेके आइए जिसमें आप केपी एम्प्लॉइज की सेफ्टी, सिक्योरिटी, रिहेबिलिटेशन और एक ऐसा मॉडल डेवलप करते हैं जिसमें ये हमेशा लाइफ टाइम के लिए कश्मीर घाटी में रह पाएगा। ऐसे एक एक्सपेरिमेंट से हमें डर है कि शायद अगली किलिंग्स होगी और हम उसके शिकार होंगे। देखिए, परसों के ऑर्डर के बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा कि आप लोग ज्वाइन कीजिए। तो जब हम उनसे समझना चाहते हैं कि हम वहां जाएं कहां पे, तो उसका आंसर नहीं मिल पाता है कि हम कहां जाएं, कैसे रहें। हालात जैसे मई 12 से पहले एम्प्लॉयज के लिए थे, वैसी हालत आज भी है। तो उसके लिए हम चाहते हैं कि आप कोई प्लान बनाए, टेबल टॉक्स के जरिए हमसे बात कीजिए, लेकिन सैलरीज इमीडिएटली रिलीज कीजिए हमारे। पीएम पैकेज एम्प्लॉयज जो प्रोटेस्ट कर रहे थे यहाँ जम्मू में, उनको आज हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। आप उनको कोर्ट अरेस्ट कर दिया गया है। यहाँ पे उनको अलाउ नहीं किया गया था पहले यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए, और उसके बाद उनको यहाँ पे प्रोटेस्ट साइट पे ही अरेस्ट प्रदर्शन करने से भी रोका गया। सारा कुछ हम पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे थे, पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन, हमें बचाया जाए। ओनली सॉल्यूशन। देख सकते हैं इनको प्रोटेस्ट जो है उनको अरेस्ट किया गया है। ये हमारे साथ देखिए क्रूरता की इंतहा हो गई है। आज हमारी कोई नहीं सुन रहा है, हम अपनी सैलरी को तरस रहे हैं और ये हमें गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं। आप देख सकते हैं इनको प्रोटेस्टर जो भी थे इनको यहाँ पे अरेस्ट कर दिया गया है। और अब ये जो प्रोटेस्टर थे ये रिलीज की बात कर रहे थे, जो सैलरी रिलीज की बात कर रहे थे, लेकिन उनको यहाँ पे अलाउ नहीं किया गया। और उसके बाद यहाँ पे उनको गाड़ी में लेकर अरेस्ट कर दिया गया है, यहाँ पे कोर्ट अरेस्ट किया गया है। ये प्रोटेस्टर पिछले 285 दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे थे यहाँ जम्मू में प्रेस क्लब के साथ साथ रिलीफ कमिश्नर ऑफिस के सामने। लेकिन अब शिवरात्रि को 2-3 दिन रह गए हैं, तो ये लोग यहाँ पे कह रहे थे कि उनको सैलरीज नहीं दी गई है, सैलरीज रिलीज नहीं की गई है। गवर्नमेंट का जो ऑर्डर था वो सिर्फ ये था कि उन्हीं को जो रिलीज किया जाएगा सैलरी जिन्होंने ज्वाइनिंग की है कश्मीर में। मैम, आपका नाम? सुमन। सुमन, आपके लोगों को यहाँ अरेस्ट किया गया? जी, आज हमारे लोगों को हमें आज प्रोटेस्ट करना था क्योंकि हमारी सैलरी इन्होंने रिलीज नहीं की, तो इसलिए आज हम यहाँ प्रोटेस्ट करने जा रहे थे। और अभी सबको यहाँ से लेके कहाँ पुलिस स्टेशन ले गए हैं, तो हम कुछ 2-4 एम्प्लॉय यहाँ पे, बाकी सबको ले गए हैं। क्या प्रोटेस्ट क्यों करना चाहते हैं? प्रोटेस्ट सर इसी के जो पिछले 8 महीने से हम अपने आवाज दे रहे हैं, लगातार आवाज दे रहे हैं इनको कि हमारी रिलोकेशन की जाए। हमारी बात सुनी नहीं गई, लेकिन इसके उलट में हमारी सैलरियां, हमारा शिवरात्रि आने वाली है, आज हमारा त्योहार है, हमारी सैलरियों को होल्ड कर दिया गया है। हमें एक शर्त रखी गई है, जो ज्वाइन करेगा कश्मीर में उसे ही सैलरी मिलेगी। तो फिर हम यहाँ 8 महीने से क्यों बैठे थे? इसीलिए बैठे थे क्योंकि वहाँ पे हमें जानों का डर है। आज सरकार से फिर तो कहते हैं क्या हमें राइट टू लाइफ दीजिए, हम जीना ही चाहते हैं ना, हमारे वहाँ सेफ्टी है नहीं। आज बार बार फिर से वहाँ टारगेट लेटर्स आ रही हैं, तो क्या ये सब देख के हम यहाँ पे आज हमें प्रोटेस्ट करना था, लेकिन इस बीच हमारे ही एम्प्लॉयज को उठा के ले गए, वहाँ पे पता नहीं कहाँ ले गए। क्या सरकार से चाहते हैं आप? सरकार से क्या मांग?
हम सरकार से यही मांग चाहते हैं कि वो हमारी हमसे बात कीजिए, हम एम्प्लॉयज की समस्या समझे, हम क्या चाहते हैं। हम यही चाहते हैं कि कुछ पीरियड, कुछ टाइम के लिए, जब तक वहाँ कश्मीर में टेररिज्म फ्री हो जाए, जीरो हो जाए टेररिज्म, तब तक वो हमें सेफली यहाँ रखे। ये थी पीएम पैकेज एम्प्लॉय, ये कह रहे हैं कि इनके लोगों को वहाँ पे अरेस्ट कर दिया गया है, ये गलत बात हुई है और जो इनकी डिमांड्स है उनको जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। कैमरामैन आशु के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। तुलेल के आखिरी गांव उबदान में एक महिला पिछले कुछ रोज से बीमार है और मकामी डॉक्टरों ने इस महिला को इलाज के लिए श्रीनगर रेफर किया है। ताहम सड़क राबता बंद होने की वजह से इस महिला को अभी तक एयरलिफ्ट नहीं किया गया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक महिला को अब गुजरान नामी गांव तक पैदल सफर करके पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। लोग प्रशासन से मुतालबा कर रहे हैं कि इस बीमार महिला को फौरी तौर पर गुजरान हेलीपैड से एयरलिफ्ट किया जाए, जबकि भारी बर्फबारी की वजह से महिला को बड़ाब हेलीपैड तक पहुंचाना नामुमकिन है। मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी तुलेल है, वहां के लास्ट गांव अब्दुल्लन में मुफ्ती बेगम नामी एक खातून पिछले कई रोज से क्रिटिकल कंडीशन में हैं, स्ट्रोक पेशेंट हैं। पिछले कई रोज से उन्हें वहां पे फर्स्ट एड दिया जा रहा है, लेकिन उनकी हालत जो है वो नाजुक बनी हुई है। हमारी कोशिश जारी है कि उन्हें स्ट्रेचर के जरिए गुजरान शिफ्ट किया जाए और मेरी अथॉरिटी से गुजारिश रहेगी कि फौरी तौर उन्हें गुजरान हेलीपैड से इवैक्यूएट किया जाए ताकि उनकी जान बच सके। जैसा कि हमारा भाई ने बताया कि हमारी माँ जो है वो पिछले 7 दिन से 1 हफ्ते से मुसलसल सीरियस है, इसलिए यहाँ पर बर्फ मेडिकल की कोई यहाँ पर सुविधा नहीं है। गुजरान से जो हेल्थ वर्कर था वो यहाँ आकर उसको ट्रीटमेंट किया है और उन्होंने उसको रेफ़र कर दिया है श्रीनगर के लिए। इसलिए हमारी गुजारिश है एलजी इंतज़ामिया, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर और डीसी बांडीपोरा से कि वो यहाँ कुछ ना कुछ करके उसको एयरलिफ्ट करे। एसडीएम गुरेज से भी गुजारिश है कि वो एयरलिफ्ट करे इसको, क्योंकि यहाँ पर इसको कोई भी मेडिकल सुविधा नहीं दे सकते हैं। बर्फ़ इतनी है कि हम यहाँ से मुश्किल से रास्ता, कल से मुसलसल कोशिश करने के बावजूद गुजरान तक रास्ता बनाया है और हेलीपैड भी साफ कर दिया गया है। इसलिए गुजारिश है कि डीसी बांडीपोरा से कि किसी न किसी तरीके से इसको श्रीनगर पहुँचा दिया जाए। तुलेल के आखिरी गाँव अब्दुल्लन चकवाली से यहाँ पे इस वक्त मौजूद थे। यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारी माँ आज पिछले 4-5 दिन मुसलसल पिछले 1 हफ्ते से बीमार है, 1 हफ्ते से मुसलसल। तो अभी यहाँ पे जो हमारे मेडिकल असिस्टेंट थे या मेडिकल स्टाफ था, जितना इन्होंने चेकअप करने के बाद उसको रेफरल किया गया है आगे फर्दर ट्रीटमेंट के लिए। तो हम सारे लोग इसको उठा के गुजरान ले जा रहे हैं। गुजरान यहाँ पे तकरीबन बर्फ 10-12 फुट के करीब है और अभी उसको स्ट्रेचर में उठा के इस तरह उठा के गुजरान में पहुँचाना है। वहाँ पे हेलीपैड क्लियर है और साथ ही साथ हम आला हुकाम से अर्ज करते हैं कि हम उससे आगे उसको उठा के ले नहीं सकते, क्योंकि बड़ो अब तकरीबन 15 किलोमीटर दूर है और बर्फ भी यहाँ से ज़्यादा है, रास्ता बंद है। और हम अर्ज करते हैं एलजी इंतज़ामिया से और साथ साथ डिविजनल कमिश्नर कश्मीर से और डीसी बांडीपोरा और डीडीसी से कि फ़ौरन उसको यहाँ से इवैक्यूएट किया जाए। ये बहुत सीरियस है, तो हम मुद्देबाना अपील करते हैं सारे लोग। ब्रेक के बाद फिर से आप सबका स्वागत करती हूं और अगली खबर का रुख करते हैं। बंगलुरु में स्टार्टअप से जुड़े प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब में वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क में पिछले कुछ बरसों में जो माहौल बना हुआ है वो हमारे नौजवानों के लिए किसी अतीत से कम नहीं है। 7-8 बरसों में स्टार्टअप की तादाद उंगलियों पर गिनी जा सकती थी, लेकिन आज से तादाद कई गुना बढ़ी है। कहना मैं ये चाहता हूं साथियों कि आपके भी मस्तिष्क की कोई एक खुरापात पूरी दुनिया की अब तक की चली आ रही ज्ञान और विज्ञान और उद्योग धंधों की धारा को बदलने और उसे नई एक दिशा देने की भी क्षमता रखता है। आप सभी हेनरी फोर्ड की असेंबली लाइन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में आप में से कुछ जानते होंगे, सभी तो नहीं जानते होंगे लेकिन कुछ जानते होंगे। इसके इनोवेशन ने अब तक के चले आ रहे प्रोडक्शन सिस्टम में ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज कर दिया था। इसलिए आज हमारा देश युवाओं को अगर कुछ नया सोचने और कुछ नया कर दिखाने के लिए सपोर्ट कर रहा है, इसका कोई छोटा मतलब नहीं है। इसका बस यह मतलब नहीं है कि हमारे युवा अपने पैरों पर खड़े हो जाए। इसका मतलब बस यह भी नहीं है कि हमारे युवाओं को रोजगार मिल जाए और वे कुछ रोजगार औरों के लिए भी पैदा कर सकें। इसका मतलब बस यह भी नहीं है
कि हमारे युवा स्वदेशी सामान बना सकेंगे और बाहर देशों पर से हमारी निर्भरता कम हो सकेगी या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। यह सभी अपने आप में महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पर कुछ है जो इन सबसे भी महत्वपूर्ण है, जिसे हमारे देश को तलाश है। और वह महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे युवाओं के भीतर से एक जेम्स वाट, एक न्यूटन, एडिसन, आइंस्टीन, सीवी रमन, जेसी बोस या डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को खोज निकालना, जो इतिहास की धारा को मोड़ सकें और मानवता को कुछ नई और मीनिंगफुल चीज दे सकें। और जिस तरह आप लोगों का रिस्पांस हमें मिल रहा है, मैं इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि जल्द ही हमारा देश इनोवेशन के मामले में दुनिया के अग्रणी देशों में से एक होगा और अतीत की भांति ही भविष्य में भी समस्त विश्व के लिए एक लाइट हाउस बनकर उभरेगा। आईडेक्स के माध्यम से शुरू हुए स्टार्टअप्स को अब तक ऑर्डर भी मिलने शुरू हो गए हैं, जिससे स्टार्टअप इकोसिस्टम को और अधिक प्रोत्साहन मिला है। साथियों, आईडेक्स अब तक सैकड़ों की संख्या में इनोवेटर्स को मार्केट में इंट्रोड्यूस कर चुका है और इस प्रकार हजारों स्किल्ड और सेमी स्किल्ड भारतीयों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी मदद मिली है। इन सब के चलते ही आईडेक्स को इनोवेशन कैटेगरी के तहत पीएम अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। आगे से हमारा मंत्र होना चाहिए डिजाइन अवर डेस्टिनी। आगे का हमारा मंत्र होना चाहिए डिजाइन अवर डेस्टिनी, यानी हम अपने पुरुषार्थ, अपनी क्षमताओं और अपने संकल्प से अपनी डेस्टिनी को के डिजाइन की ओर आगे बढ़ें, उसका निर्माण करें। हमारी डेस्टिनी है आने वाले 25 वर्षों में दुनिया की टॉप इकोनॉमी बनना। हमारी डेस्टिनी है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी सुपर पावर बनना। अमृतकाल ही इसके लिए सर्वोत्तम काल है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत समझबूझ के नाम रखा है, अमृतकाल ही इसके लिए सर्वोत्तम काल है और आप जैसे युवा ही देश की डेस्टिनी के सर्वोत्तम डिजाइनर हैं। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में मंशियात स्मगलरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके कब्जे से ममनुआ अशिया जब्त की गई है। अलमदार कॉलोनी में नाका क्रॉसिंग पर चेकिंग के दौरान पुलिस को एक फर्द की हरकत पर शुबा हुआ। पुलिस को देखकर मुश्तबा शख्स ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस पार्टी ने इसे धर दबोचा। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से ममनुआ अशिया जब्त की गई है। लद्दाख के लिए एयर सर्विस के किराए में बेहद इजाफा होने से लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। मौसमी सरमा के दौरान लद्दाख आने जाने के लिए वाहिद जरिया एयर सर्विस ही होती है और इसी दौरान किराए में काफी इजाफा होता जा रहा है, जिससे आम लोगों, मरीजों और स्टूडेंट्स को काफी मुश्किलात पेश आती है। बार बार फ्लाइट्स कैंसिल होने से भी मुसाफिरों को परेशानियों का सामना है। लोगों का कहना है कि दिल्ली से लेह का किराया हालिया दिनों 30,000 रुपए से बढ़ गया है, जो इंतहाई ज्यादा है। ऑल लद्दाख टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन के सदर ने कहा कि किराए में इस कदर इजाफे से लद्दाख में विंटर टूरिज्म भी मुतासिर हो रहा है। लोगों का कहना है कि हुकूमत को इस सिलसिले में कुछ करने की जरूरत है। के लिए हमारे साथ जो अल्टोवा जो ट्रैवल एजेंसी के प्रेसिडेंट दिलीप नामग्याल सर है। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो सर, ये लद्दाख में जो फ्लाइट का समस्या हर विंटर में रहता है, आपका क्या मानना है इसमें? देखिए, वेदर की वजह से कुछ कैंसलेशंस हुई हैं, बट उसमें भी हमें ये लगता है कि कुछ एयरलाइंस लैंड करती हैं, कुछ बिल्कुल नहीं लैंड करती। तो उसमें एयरलाइंस की टेक्निकल कैपेबिलिटी या पायलट्स की कैपेबिलिटी क्या है, वो रीज़न एक हो सकता है। बाकी फ्लाइट कैंसलेशन की वजह से थोड़ा सा विंटर टूरिज़्म को भी इफ़ेक्ट करता है। और जैसे कि आपने देखा कि चादर के जो अभी सीज़न चल रहा था, तो उस टाइम पे भी काफ़ी कैंसलेशंस हुई, तो उसकी वजह से थोड़ा टूरिज़्म को इफ़ेक्ट हुआ है। सर, सर्दियों में जो फ्लाइट का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो व्यूवर को थोड़ा समझे ये किस वजह से होता है, आपके क्या मानना है? देखिए, मेरे ख्याल से तो एक तो ये है कि जो फ़्लाइट के फेयर्स जो हैं वो उस टाइम से बढ़ने शुरू हो जाते हैं जब आपके हाईवेज, रोड हाईवेज सारे बंद हो जाते हैं। एयर इज़ दी ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सेकेंडली, ये पूरा डिमांड एंड सप्लाई बेस्ड प्राइसिंग होता है, और
इनका ये प्राइसिंग जो है आई थिंक डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर बेस होता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमने ये ऑब्जर्व किया है कि आपका ले टू दिल्ली जो सेक्टर है उसमें आपका टिकट्स आर वेरी चीप, बट दिल्ली ले सेक्टर में आपके प्राइसेस आपके हाई होते हैं। तो सर ये हमने सुना है क्या कि इस पे क्या गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता कि फ्लाइट को यूनिफॉर्म रेट रखा जाए, ऐसा कुछ आप लोगों की तरफ से या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की? बिल्कुल, ये फ़्लाइट के फेयर्स के ऊपर इनफैक्ट अब इसमें दो फैक्टर्स हैं। एक तो आपके टूरिस्ट के लिए जो फ़्लाइट प्राइसिंग होती है और सेकेंडली लोकल्स के लिए। तो हम तो ये मानते थे कि चलो टूरिज़्म के लिए तो टूरिस्ट अफोर्ड कर सकते हैं, बट लोकल्स के लिए काफ़ी मुश्किल है, जो कि ट्रीटमेंट के लिए या स्टूडेंट्स जा रहे हैं उनके लिए मुश्किल है जब फ़्लाइट फेयर्स आपके एक्सपेंसिव हो जाते हैं। तो इसमें मेरे ख्याल से हमने पहले भी जे.एन.के स्टेट में काफ़ी हमने कोशिश किया था फ़्लाइट फेयर्स को स्टेबलाइज या नॉर्मलाइज करने के लिए। तो उसमें एक कंपोनेंट जो कि हमें लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, जब हमने उस टाइम जे.एन.के स्टेट में देखा था, तो आपका जो वैट होता है, वैल्यू एडेड टैक्स, जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल पे, वो वन ऑफ द हाईएस्ट था ऑस्ट्रेल जे.एन.के स्टेट में 18% पे। अब पता नहीं लद्दाख यूटी बनने के बाद ATF पे वैट कितना परसेंटेज है, आई थिंक वो पता करना पड़ेगा। तो दैट इज़ समथिंग जो स्टेट्स जो हैं अगर वो वैट रिड्यूस करें तो फ्लाइट फेयर्स कम हो सकते हैं। अभी सर जो हमारा नया एयरपोर्ट बनेगा तो उसके बाद बे भी जो पार्किंग बे होता है वो भी बढ़ जाएंगे, तो आपको उम्मीद है कि उसके बाद हमारा फ्लाइट का जो प्राइस है वो यूनिफॉर्म रहेंगे? आई थिंक जैसा वो क्लेम कर रहे हैं तो बेस काफ़ी बढ़ जाएंगे और फ्लाइट की फ्रिक्वेंसी भी काफ़ी बढ़ेंगी। तो होपफुली फेयर्स शुड स्टेबलाइज और नॉर्मल होने चाहिए। और सेकेंडली क्या है कि ये लो कॉस्ट कैरियर्स जैसे कि आपके इंडिगो, गो, स्पाइस जेट, ये सब लो कॉस्ट कैरियर्स में आती हैं। एयर इंडिया और विस्तारा तो आपके थोड़े प्रीमियम उसमें हैं, बट लो कॉस्ट कैरियर्स में एक और ये फैक्टर था कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने बेस फेयर जो है वो सेट किया हुआ है, बट देयर इज नो फेयर कैप ऑन दी अपर लिमिट, जो कि अगर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन चाहे तो वो सेट कर सकती है। मेरा नाम है टाशी दोरजे, मैं एक लद्दाख का निवास का रहने वाला हूँ। रिसेंटली कल 11 तारीख का हमारा फ्लाइट था इंडियन एयरलाइंस का चंडीगढ़ टू ले, उसमें जो है लद्दाखी 160 था, प्लस जो है 40 जो डाउन वाले फौजी वगैरह था, तो वो मतलब कैंसिल हुआ। Plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद फिर से आप सबका स्वागत करते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। लद्दाख विंटर स्पोर्ट्स क्लब ने उभरते हुए स्केटर्स के लिए आइस स्केटिंग कोचिंग का आयोजन किया। 18 साल से कम उम्र के तकरीबन 40 स्केटर्स को मकामी कोच तरबियत दे रहे हैं। 10 रोजा कोचिंग कैंप के दौरान आइस हॉकी की मुख्तलिफ तकनीक सिखाई जाएगी। इन मकामी कोच को जर्मनी के माहिर कोच ने तरबियत दी ताकि मकामी कोच मुस्तकबिल में मकामी आइस हॉकी खिलाड़ियों को तरबियत दे सके। कैंप आज से शुरू हुआ है, वो हम एक और कोचिंग कैंप को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं कि जैसे कि सबको पता है लद्दाख यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, रॉयल एनफील्ड कंपनी और लद्दाख विंटर स्पोर्ट्स क्लब, ये तीनों के बीच में एक MOU साइन हुआ था कि इंटरनेशनल आइस हॉकी ट्रेनिंग कैंप एक यहाँ पे लगाएंगे। तो हमने इंटरनेशनल कोचेस जो कि जर्मनी से आए थे 3 कोचेस, उनको यहाँ पे बुलाया था और उनके यहाँ आने से हमने 10 दिन का आइस हॉकी इंटरनेशनल ट्रेनिंग कैंप यहाँ पे लगाया था।
तो हमारे एमओयू में यही बताया गया था कि इंटरनेशनल कोच जब आएंगे तो हमारे यहाँ के लोकल कोचेस को वो कोच करेंगे और उसके बाद हमारे ये जो लोकल कोच है ये आगे उस ट्रेनिंग को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो 10 दिन के बाद जब इंटरनेशनल आइस हॉकी कैंप ख़त्म हुआ तो उसके बाद हमने अंडर 18 जो स्टूडेंट्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, जो आइस स्केटर्स हैं, आइस हॉकी प्लेयर्स हैं, उनको यहाँ पे बुलाया है आज से। तो उनका 10 दिन का कैंप यहाँ पे चलेगा, जो कि हमारे लोकल जो कोचेस है वो उनको कोचिंग देंगे। जो स्किल्स उन्होंने सीखा, जो टेक्निक्स उन्होंने सीखी वहाँ से, वो कैरी फॉरवर्ड करके हमारे यहाँ पे लोकल आइस हॉकी प्लेयर्स को देंगे जो अंडर 18 ऑफ एज है। और यहाँ पे तकरीबन आज 40 के करीब हमने ये जो प्लेयर्स लिए हैं।